नमस्कार आप सभी को डीके कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं और हमारा कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था, तो आज हम कोशिका के पार्ट्स वो सब पढ़ेंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। हमने कोशिका के लिए कोशिका पढ़ लिया था, क्या होता है कोशिका, कितने तरह की होती है, पारक कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस भी पढ़ लिया था। आज हम कोशिका के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो कोशिका का पार्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सारी कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सबसे बाहरी कवरेज होती है, आउटर लेयर होती है किसी भी सेल की, और ये सेल को एक दूसरे से और आउटर स्पेस से अलग करती है। ठीक है, ये सेपरेट करती है आउटर स्पेस से और एक दूसरी सेल से अलग अलग करती है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका वर्क ये होता है कि ये सेल से जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, बाहर जाने के लिए, या बाहर से किसी सॉल्ट की सेल में ज़रूरत पड़ती है तो उसको आने जाने देती है, यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। ये पूरी तरह से हर चीज़ को नहीं आने जाने देती है, ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है, और कुछ ही सब्सटेंस को बाहर आने जाने की अनुमति देती है। ठीक है, ये डबल लेयर्ड होती है। ये डबल लेयर्ड होती है और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर होती है और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर, एक सपोर्ट देते हैं सेल को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है सेल वॉल। जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो वही है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ओनली, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल जो सेल वॉल होती है उसका एक मेन काम ये होता है कि ये सेल को एक शेप देती है। जो एनिमल सेल होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, लेकिन प्लांट सेल शेप्ड होती है, ये भी हमने आपको पढ़ाया था। तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल की वजह से होती है। सेल वॉल एक सेल को शेप देती है, एक आकार देती है। उसके बाद इसका एक और होता है कि ये जो है प्रतिकूल जो वातावरण होता है उससे सेल की रक्षा करती है। ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाती है, एक डिफेंसिव सिस्टम बनाती है उसके लिए। ये एक सेल को दूसरी सेल में मैच नहीं होने देती है, अलग अलग रखती है, उनके बीच में डिफरेंशिएट रखती है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस किसी भी सब्सटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट, केंद्रक, यानी कि किसी भी सेल का जो सेंटर पॉइंट है वो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल रखता है, उससे सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल रहती है सेल की। न्यूक्लियस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ खुद ही कंप्लीट होती है और बाकी सेल की एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल रखता है, उनको एक प्रॉपर मैनर में होने देता है।
जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक और छोटा सा पार्ट होता है जो उसका सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेल भरा होता है जो उसमें आरएनए रहते हैं न्यूक्लियस में। जैसे कि सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर होती है, वैसे ही न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक फ्लूइड आपको मैंने बताया उसमें होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं हम उसको, और ये पूरे सेल की मैकेनिज्म को, फंक्शंस को, सबको कंट्रोल करता है। ये सेल का ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के अंदर 85% प्रोटीन होता है, 10% आरएनए होता है और 5% डीएनए होता है। डीएनए सबको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के थ्रू जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, डीएनए के थ्रू ही जाती है। न्यूक्लियस का एक काम होता है, ये राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम न्यूक्लियस में ही बनते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है। और न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। नेक्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसमें कि बाकी के सेल के ऑर्गेनेल्स रहते हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। इसी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शन होती है। सेल के अंदर जो सारी केमिकल रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही की जाती है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनमें वेरियस हमारी वो होती हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी उसके अंदर क्रियाएं की जाती हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में जो पार्ट्स रहते हैं वो हम आगे स्टडी कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल की ग्रोथ होती है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, उसका रेप्लिकेशन होता है। उसमें जो सब विभाजन होता है वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। वो हम विभाजन में पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। अभी हम साइटोप्लाज्म में जो कोशिका के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एटीपी जो ऊर्जा होती है उसको प्रोड्यूस करता है। जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है उसमें ये एटीपी जो अणु होते हैं उनको उनसे बड़े अणु यानी कि एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। उसी से ही हमें पूरी एनर्जी मिलती है, कोशिकाओं को पूरी एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, एडिनो डाइफॉस्फेट, और एटीपी की एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को डिक्टियोसोम्स कहा जाता है पौधों में।
इनका जो मेन कार्य होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबको संश्लेषण करते हैं, इनका स्टोरेज करते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स में। ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज का, गोल्जी एपरेटस भी बोला जाता है इसको, और पौधों में इसको डिप्टियोसोम्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, वो आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इसका हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। ये कोशिका में पाचन का कार्य करते हैं और इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। जब इनको पाचन करना होता है, कोशिका में पाचन में हेल्प करते हैं, तो कभी कभी ये अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो केंद्रक से लेके और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैले होते हैं। जैसे ट्री की ब्रांचेस फैली होती है, वैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फैले होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनकी जो सतह होती है, जो सरफेस होती है, वो बिल्कुल चिकनी होती है और ये लिपिड संश्लेषण का कार्य करते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर ये ऐसे करके राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है, स्मूथ वालों का लिपिड संश्लेषण होता है और जो रफ वाले होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। और इनका एक मेन कार्य ये भी होता है कि ये न्यूक्लियस से और सेल मेम्ब्रेन तक फैले होते हैं। तो ये न्यूक्लियस से और सेल में और साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में पदार्थों के परिवहन का कार्य करते हैं, परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 कार्य हो गए। ये परिवहन तंत्र का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं और लिपिड संश्लेषण भी करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स, जो हमने अभी पढ़ा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और इनका मेन कार्य जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना होता है। राइबोसोम्स का मेन कार्य प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना होता है और इनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। राइबोसोम्स को जो फाउंड किया था, उनको जो ढूंढा था, वो जॉर्ज पैलेट ने ढूंढा था, उनको पता किया था उनका, तो इसीलिए इन्हें पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल्स भी बोला जाता है। अब राइबोसोम्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स यानी कि रसधानी। कोशिका में जितने भी स्रावित अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, स्रावित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, जल होते हैं, रस होते हैं, उनको वैक्यूल्स अपने अंदर संग्रहित करके रखती हैं। जो पौधों की जो सेल्स होती हैं उनका 90% पार्ट वैक्यूल्स बनाती हैं। ये उनको एक स्ट्रॉन्गनेस, एक स्ट्रेंथ देती है प्लांट की सेल्स को। जो वैक्यूल्स का काम होता है, जो एनिमल सेल होती है उनमें वैक्यूल्स बहुत छोटी छोटी होती है, प्लांट सेल में ये अबाउट 90% कवर करके रखती है। ये उसको कठोरता देती है, स्ट्रेंथ देती है, सहारा देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जो वो भी प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स यानी कि लवक। ये 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक तो आप सबको पता ही है कि वो पत्तियों में होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं और इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं उसमें हेल्प करते हैं हरित लवक। वर्णी लवक जितने भी कलरफुल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे फ्रूट्स हैं या फिर फ्लावर्स हैं, उन सब में वर्णी लवक पाया जाता है। और अवर्णी लवक जो होता है वो प्लांट के उन पार्ट्स में होता है जिसमें जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि जड़ है, आलू है, जैसे आलू की जड़ होती है, वो आलू जो है वो भूमि के अंदर रहता है। तो जो पार्ट भूमि के अंदर होते हैं उनमें अवर्णी लवक होते हैं, जैसे कि आलू भी भूमि के अंदर ही होता है, उसमें भी अवर्णी लवक ही होता है। और जैसे कि हरित लवक हमने बताया कि वो लीफ में होता है, उसी की वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। लेकिन जब पत्तियां सूखने लगती हैं उससे पहले जब उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, तो उस समय उनमें ज़ैंथोफिल नामक एक प्लास्टिड होता है, उसकी वजह से ही वो येलो कलर की हो जाती है। तो जो क्लोरोफिल है वो ज़ैंथोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी के कारण वो येलो कलर की हो जाती हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स पहले ग्रीन कलर के होते हैं, उसके बाद वो अपने स्पेसिफिक कलर में आते हैं, तो वो एक लवक से दूसरे लवक में चेंज हो जाते हैं, यानी कि हरित लवक से वर्णी लवक में चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से ही उनका कलर चेंज हो जाता है। ये हमने आज कोशिका के पार्ट्स पढ़े हैं। हम अगले उसमें कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। वो दोनों कैसे होते हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस होता है, वो सब उसमें हम पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में दोनों तरह के विभाजन होते हैं, तो कहाँ कौन सा क्यों होता है वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।